हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इसका ये तीसरा पार्ट है। लगातार में ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है पिछले 2 दिनों से, और हर रोज एक वीडियो इसका मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पिछले वर्षों में जो पूछे गए वो प्रश्न भी हैं, और साथ में कुछ नए प्रश्न भी जो कि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये जो सीरीज है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि एमपीपीएससी प्री 2020 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमृत साबित होगी। तो वो सभी विद्यार्थी इस सीरीज को पूरा देखें, लगातार देखें, रेगुलर रोज एक वीडियो मैं इस सीरीज का लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, जो कि एमपीपीएससी 2020 के जो फर्स्ट पेपर होगा उस फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ में लगातार मेरी सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये तीसरा पार्ट, जिसमें कि मैं एमपीपीएससी प्री के जो एमसीक्यू सीरीज है वो उसमें से 30 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, गोंडवाना, महाकौशल, विंध्य प्रदेश या फिर ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है इसमें? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना। गोंडवाना जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने शासन किया था। और ये गोंड साम्राज्य, क्योंकि गोंडवाना है इसलिए गोंड साम्राज्य की ये गोंड साम्राज्य या फिर गोंड वंश, ठीक है ना, गोंड वंश की ये शासिका थी। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए राजा संग्राम सिंह, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। राजा संग्राम सिंह जो थे, संग्राम सिंह, संग्राम शाह, हाँ, संग्राम शाह थे ये, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। और इन्हीं के बेटे थे दलपत शाह, दलपत शाह, ठीक है ना। इनकी पत्नी थी ये रानी दुर्गावती, ठीक है। और ये अकबर की समकालीन थी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अकबर यानी कि मुगल साम्राज्य के समकालीन थी, और अकबर जिस समय गद्दी पे बैठा था उस समय की ये समकालीन थी। तो अकबर ने ही रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर उसके सेनापति ने हमला किया था। देन उसके बाद में रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने बताया, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह या फिर अमृता शेरगिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खां फेलोशिप। ये संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप है, जो कि मध्य प्रदेश शासन देता है। और अलाउद्दीन संगीत एकेडमी जो कहाँ पर स्थित है, यह है मैहर में। ये आपको पता होना चाहिए। मैहर जो कि सतना जिले की एक तहसील है, और वहीं के ये बहुत ही मशहूर संगीतकार रहे हैं अलाउद्दीन खां, ठीक है ना। और ये माता शारदा, माता शारदा के परम भक्त थे, और मैहर में ही है माता शारदा का मंदिर, ठीक है। तो और संगीत की राजधानी कहलाती है मैहर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ये भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में संगीत की राजधानी कहाँ है, तो वो है मैहर, जो कि सतना जिले की एक तहसील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में। तो भारत में देखा जाए तो भारत में भील जनजाति है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अगर शेड्यूल ट्राइब में देखा जाए। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर जनजाति के क्षेत्र में कोई पाई जाती है तो वो पाई जाती है गोंड। गोंड के बाद में फिर भील का नंबर आता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जनजाति अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में अगर पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में ही भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन एवरेज में देखा जाए तो गोंड का नंबर 1 आता है और सेकंड नंबर भील का पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए भील जनजाति भारत में सबसे अधिक
सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ही पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनजाति वाला जो क्षेत्र है वो है गोंड वाला क्षेत्र, इसलिए गोंड जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। पहले नंबर पर गोंड है और दूसरे नंबर पर भील है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में राज्य के मुकाबले भील सबसे नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ गया, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्या है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये जो 73वें जो संविधान संशोधन है उसका इसने पालन किया, और 73वां संविधान संशोधन किसके लिए है? ये है पंचायत के लिए, ठीक है ना, पंचायत के लिए ये संशोधन किया गया था और सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही इसका पालन किया था। और ये संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ही है जिसने कि सबसे पहले इस संशोधन का पालन किया और सबसे पहले लागू किया था। अगला क्वेश्चन आ गया 5वां, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महू में, जबलपुर में, सागर में या फिर रीवा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है, ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? खेल में, उत्कृष्ट समाज सेवा में, संगीत में या फिर पत्रकारिता में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसके अलावा 2 और सम्मान हैं जो कि पत्रकारिता में दिए जाते हैं। 2 पुरस्कार और हैं, एक तो है माणिक चंद वाजपेयी, माणिक चंद वाजपेयी, ठीक है, और दूसरा जो है वो है विद्या निवास मिश्र पुरस्कार, विद्या निवास मिश्र पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार भी पत्रकारिता के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, माणिक चंद वाजपेयी और विद्या निवास मिश्र पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के ये पत्रकारिता में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विष्णु चिंचालकर कौन थे? चित्रकार, शिल्पकार, कहानीकार या फिर साहित्यकार। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शिल्पकार। विष्णु चिंचलालकर एक शिल्पकार थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है निमाड़। संत सिंगाजी निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे और ये इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर पहले हर वर्ष संत सिंगाजी मेला भी लगता था। निमाड़ के किस क्षेत्र में? निमाड़ के पूर्वी निमाड़ में, जो कि है खंडवा, ठीक है ना। यहाँ पर हर वर्ष संत सिंगाजी मेला भी लगता था, लेकिन यहाँ पर वो क्षेत्र डूबत में आने के लिए जो हरसूद है, हरसूद डैम वहां पर बना, हरसूद जो गांव है वहां पर, तो वहां पे हर वर्ष ये मेला लगता था। लेकिन डूबत में आने के बाद में ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कि इनका मंदिर बना है संत सिंगाजी का, वो डूबत में आने के कारण अब वहां पर मेला नहीं लगता है। और ये मेला हमेशा हर साल अश्विनी शुक्ल की जो पूर्णिमा होती थी उस समय लगता था और इनकी स्मृति में ये मेला हर वर्ष लगाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग, ठीक है ना। फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड
एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को। तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, बिखरे मोती की रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर सोनवालकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती की ये रचयिता है। इन्होंने ये जो काव्य है, ये कहानी, ये वाली जो कविता है बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है। और ये ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
ठीक है ना, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा भी लिया है, ठीक है, क्रांतिकारी भी रही ये। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में या फिर गुना में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवास। मध्य प्रदेश के देवास में है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि जो नोट होते हैं, ठीक है ना, 5 से लेके 100 तक, 500 तक की जो नोट होते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रिंटिंग की जाती है वो देवास में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर की जाती है। और जबकि होशंगाबाद में जो है वो करेंसी पेपर मिल है, यानी कि जो करेंसी का पेपर है वो होशंगाबाद में बनाया जाता है। और साथ ही साथ में सिक्योरिटी पेपर मिल भी, यानी कि जो सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं, स्टैम्प पेपर होते हैं, उसका पेपर भी होशंगाबाद में बनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, मैंने दोनों के बारे में आपको यहाँ पर समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में है और सतपुड़ा रेंज की महादेव, जो महादेव श्रेणी है वहां पर ये स्थित है धूपगढ़ की चोटी। और ये कितनी 1350 मीटर ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आती है वो आती है चौरागढ़ की। ये आपको अगर जानकारी नहीं है तो याद कीजिए, चौरागढ़ की चोटी आती है और ये है 1327 मीटर की ऊंचाई है इसकी, सेकंड नंबर पर आती है। और यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है, ठीक है ना, शिव मंदिर है यहाँ पे। और काफी एडवेंचरस इसका रास्ता है जाने के लिए, अगर आप कभी गए हैं तो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, सतपुड़ा रेंज में है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। और 1947 से लेके 1956 तक, एक और बात बताना चाहता हूँ, 1956 तक ये मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी भी रही, शीतकालीन राजधानी, ठीक है ना। शीतकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन, उल्टा बोला मैंने अभी आपको। गर्मी के समय में इसको राजधानी बनाया जाता था, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये रही है, ठीक है। और अंग्रेजों के समय में भी मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जो गर्मी के समय में वो अपना ऑफिस रखते थे वो पचमढ़ी में ही रखते थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? जो फेथोमीटर है इससे किसका मापन किया जाता है? भूकंप का, वर्षा का, ध्वनि की तीव्रता का या फिर समुद्र की गहराई का? तो इसका सही उत्तर है समुद्र की गहराई का जो मापन है वो फेथोमीटर से किया जाता है, ठीक है ना। और जो भूकंप है, भूकंप का जो मापन है, भूकंप को किससे नापा जाता है? तो भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है ये। और वर्षा को नापने के लिए है रेन गेज, रेन गेज से नापा जाता है ये। और ध्वनि को डेसिबल, ठीक है ना, डेसिबल से नापा जाता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चारों में से किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, वर्षा रेनगेज से, ध्वनि डेसिबल से, और समुद्र की गहराई फेथोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा, जो कि क्षेत्रीय कहाँ की है? ये देहरादून की, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल, मंडला, जबलपुर या फिर इंदौर? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है जबलपुर, जबलपुर में है ये। और यह है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा जो कि देहरादून की है, ठीक है ना, उसकी ये क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है जो कि जबलपुर में स्थित है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया, नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? जीएल यादव, शिवेंद्र सिंह, रूप सिंह मल्ला या फिर सुनील कीर? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जीएल यादव। जीएल यादव जी को ये नौकायान के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
ये पिछले वर्षों में पूछे गए पेपर हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से ये क्वेश्चंस लिया गया है, तो आपको वो भी पूरा का पूरा रिवीजन इस जीके की सीरीज के माध्यम से हो रहा है कि पिछले वर्षों में जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो लगातार देखें, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जेंको ताइबे, कोरोलिन मैकिलसन या फिर वैलेंटिना टेरेस्कोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए इसका सही आंसर है। जेंको ताइबे इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला बनी थी और इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा लिया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये जापान की रहने वाली थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लैक्टोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध के घनत्व को नापा जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से, जो हाइड्रोमीटर है, इससे क्या नापा जाता है? तो इससे नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, जो एयर प्रेशर है, ठीक है ना, उसको नापा जाता है। ठीक है, और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है ये, सॉरी। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है और हाइड्रोमीटर जो है, इस हाइड्रोमीटर से जो दाबा जाता है, नापा जाता है जितने भी द्रव होते हैं। ठीक है ना, द्रवों का की जो डेंसिटी होती है, घनत्व, जिसको घनत्व बोलते हैं हिंदी में, वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है, ये हाइग्रोमीटर से जो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है ना, आर्द्रता, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। करेक्शन कर लीजिएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर जो हाइड्रोमीटर है उससे द्रव, ठीक है ना, द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं या सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, सूक्ष्म एवं जो पास की वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, किस रक्त का समूह किसी व्यक्ति को सार्वभौमिक प्रदान करता है? यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है इसमें? ओ है, ए है, बी है या फिर ए बी है? तो सिंपल आंसर है इसका ओ। ओ जो ग्रुप का ब्लड होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है ये। किसी को भी ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो लग जाता है, चाहे वो ए हो या बी हो या ए बी, किसी पे भी एक्सेप्ट करता है, सार्वभौमिक कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी कि ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए बी वाला, ए वाला भी चल चल जाता है, बी वाला भी चल जाता है और ओ वाला भी चल जाता है। तो ये सर्वग्राही होता है ना, कि सभी ब्लड को ये एक्सेप्ट करने वाला कहलाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, गांधी शांति पुरस्कार के विजेता, 13 के विजेता हैं वो कौन थे? एक संगीतज्ञ थे, एक चित्रकार, एक लोक कलाकार या फिर एक पर्यावरणविद थे? तो उसका सही उत्तर है एक, वो पर्यावरणविद थे और उनको ये दिया गया था। और वो कौन थे? वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चंडी प्रसाद भट्ट जो थे उनको दिया गया था ये 2013 का गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है ना, और ये पर्यावरण की विद के साथ साथ में गांधीवादी भी थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। गांधीवादी भी थे ये और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो नाम, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, नाम अगर आपको पता होगा देन यू विल गिव द ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर विनर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया,
11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर उनकी जो वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल इंडिया या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी ये 11 अक्टूबर 2014 को। और ये जन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का की जन्मतिथि थी, उनकी वर्षगांठ थी, तो उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। और ये मोदी सरकार के समय में ये शुरुआत हुई थी। और इस समय ये तय किया गया है था कि 3 आदर्श ग्रामों का विकास करना है, ठीक है ना? वो सांसद अपने क्षेत्र के 3 जो गांव हैं उनको चुनेंगे और उनको आदर्श गांव बनाएंगे, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी किसकी? पेनिसिलिन की, एक्सरे की, एस्ट्रोमाइसिन की या फिर टेलीफोन की? तो ये उसका सही उत्तर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 21 जून। 21 जून इज द करेक्ट आंसर। ये पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इस समय जो सूर्य अस्त होता है वो काफी देर बाद होता है, यानी कि उदय भी जल्दी हो जाता है और अस्त भी देर होता है। तो 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है। और जो सबसे छोटा दिन होता है वो कौन सा होता है? ये तो सबसे बड़ा दिन हो गया। सबसे बड़ा दिन तो ये हो गया, लेकिन सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर का होता है। ये सबसे छोटा दिन कहलाता है क्योंकि ठंड का समय होता है ये, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का कहलाता है। और 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 जो सितंबर होता है, ये वो दिन होते हैं जिस समय दिन और रात दोनों एक समान होते हैं, यानी कि दिन और रात दोनों एक समान होते हैं इस समय, ठीक है ना? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों का समय बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है यहाँ पर इन दोनों में, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको? अगला क्वेश्चन आ गया, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? किस देश को बिलोंग करती है? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत? तो ऑडी जो है वो जर्मनी का ब्रांड है, जर्मनी की ये कार कंपनी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया विकास बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना? यही है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी करता है, जिसको भी बोलते हैं IMF, ठीक है ना? IMF है, ये जारी करता है। और इसमें जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनका जो आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण होता है, यानी कि उनकी इकोनॉमिकल फॉर्मेशन की जो रिपोर्ट्स होती है, उस रिपोर्ट से संबंधित इसमें सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं, मतलब सूचनाएं इसमें दी जाती हैं, ठीक है? तो ये रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। इन दोनों के बीच में जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा। और भारत पाकिस्तान के साथ में भी एक ट्रेन चलाई गई थी, इस समय तो वो ट्रेन बंद है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध है और उसमें खटास आ चुकी है, तो वो है समझौता, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है ना? ये एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई है। अगला क्वेश्चन आ गया है, यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? हैजे से, डेंगू से, मलेरिया से या फिर एड्स से? तो किस रोग से संबंधित है ये अभियान?
तो ये जो अभियान है ये डेंगू के उन्मूलन से संबंधित ये अभियान चलाया गया था। और डेंगू जो रोग होता है ये जो कौन सा मच्छर होता है, एडीज। एडीज जो मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू रोग फैलता है, ठीक है ना। तो उसको रोकने का अभियान का नाम था यू एंड मी। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था और ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है उसी के अनुसार इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताएं, ऐश्वर्या राय को बनाया गया था या फिर माधुरी दीक्षित, सोनिया मिर्जा को बनाया गया था या फिर साइना नेहवाल को बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने माधुरी दीक्षित को 2016 में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, वो बनाया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2016 का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो आपको उस तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, 10, 12, 15 या फिर 16। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 16 संस्कार होते हैं अगर देखा जाए हिंदू संस्कृति में। और ये 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलते हैं, ठीक है। और ये 16 संस्कार हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति में जाने जाते हैं, ठीक है ना। और ये 16 संस्कार अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मैं उसको वर्बली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखने में काफी समय जाएगा। एक तो होता है सबसे पहला गर्भाधान, फिर होता है पुष्यंस, फिर सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसान, चुंडकर्मण, कर्णभेद, विधारंभ, उपनयन, वेधर्म, केशांत, संवर्तनम, विवाह और अंत्येष्टि। तो इस तरीके से ये 16 जो संस्कार होते हैं ये हिंदू धर्म में होते हैं, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है उस समय तक ये पूरे 16 संस्कार किए जाते हैं। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इसको देख पाएं जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 की। लगातार मेरी सीरीज से बने रहने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप सब्सक्राइब कर लें, रेडियो बटन्स के साथ में इसको सिलेक्ट करना है जिससे कि आप जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, रोज के 4 वीडियो अपलोड हो रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, जिसमें कि एमपीपीएससी जीके, एमपी जीके, मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक जीके सीरीज चल रही है, कंप्यूटर जीके चल रहा है, कांस्टेबल की सीरीज पूरी चल रही है प्रीवियस पेपर्स की, और साथ ही साथ में आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के स्पेसिफिक टॉपिक पर भी वीडियोस मिल रहे हैं। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो लगातार आप सारे वीडियोस देख पाएंगे जिससे कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम्स के जितने भी एग्जाम्स या फिर अन्य सिविल सर्विसेज के एग्जाम, सभी के लिए कंटेंट आपको मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में मिल जाएगा। तो लगातार देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे के सारे वीडियोस जो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक कंटेंट पर हों, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, यू कैन वॉच कंटिन्यूअसली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।